हाँ तो भाई कैसे हैं सभी लोग। बढ़िया। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे आप। तो भारतीय संविधान की जो सीरीज शुरू की है हमने, आज उसमें हमारी अगली कड़ी है 1781 का संशोधन अधिनियम। अच्छा, ये एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ये है क्या, इसके ऐसे नाम क्यों पड़े? और 1773 में एक अधिनियम आने के कुछ ही वर्षों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक नया संशोधन अधिनियम या बंदोबस्त कानून लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? इन सारी चीज़ों को आज देखेंगे। बड़ी मज़ेदार वीडियो रहने वाली है। खैर मज़ेदार तरीके से तो हम पूरे भारतीय संविधान को ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें भी जो पूर्व संविधान पूर्व कुछ विकास की प्रक्रियाएं, उसमें कुछ बड़े ही रोचक तथ्य हैं। कैसे ब्रिटिश सरकार ने थोड़ा थोड़ा करके पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर खींची, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे करके राजनीतिक व्यापारिक रूप से पूरी तरह समाप्त किया, राजनीतिक रूप में लाए, फिर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त किया, शासन अपने हाथों में लिया। इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज उसी में हमारा अगली वीडियो है 1781 का संशोधन अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1773 वाला हम पढ़ चुके हैं। 1773 वाले में हम जान चुके हैं क्यों ज़रूरत पड़ी थी। दो रीजन थे। पहला था आर्थिक रीजन, जो कंपनी थी घाटे में जा रही थी, ब्रिटिश सरकार के पास गई, बोली माई बाप पैसे चाहिए। अब ब्रिटिश सरकार बोली बिल्कुल पैसे देंगे। उसकी निगाह तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर थी, लेकिन पैसे देने के एवज में तुम्हारे कुछ अधिकार हमको देने पड़ेंगे। अब जब आर्थिक रूप से आप कंगाली की तरफ जा रहे हैं और आपके जो एम्प्लॉय हैं वो दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जब आपको पैसे की ज़रूरत है और व्यापारिक कंपनी है तो भाई पैसा तो लेना पड़ेगा। अब सरकार आखिर सरकार है, पैसा देने पे राजी हो गई, पैसा भी दिया और उसके एवज में कंपनी से उसके कुछ अधिकार लिए, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर बोर्ड है उसमें दखल अंदाजी अब ब्रिटिश सरकार की आ गई। और भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उसमें ब्रिटिश सरकार का सीधे तौर पर हस्तक्षेप हो गया। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसमें काफ़ी चीज़ें की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास बॉम्बे के जो गवर्नर थे अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, लेकिन उसमें कुछ दोष थे। आखिर पहला जो कदम होता है, ब्रिटिश सरकार ने एक काया परिवर्तन के लिए ये पहला कदम उठाया, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई जिन पर उस वक्त ब्रिटिश सरकार का ध्यान नहीं गया, और वो कमी एक बड़े रूप में सामने आई। जैसे कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे फ्रांसिस, उनके बीच में गोलीबारी तक हो गई। गवर्नर जनरल और साथ में सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफ़ी मतभेद खुलकर सामने आ गए। अब इन चीज़ों को दूर करने के लिए 1781 का एक संशोधन अधिनियम, जिसे कि हम बंदोबस्त कानून, अब इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार को इन दोनों के बीच में एक सेटलमेंट करना था। सेटलमेंट को हिंदी में कहते हैं बंदोबस्त। तो इसी तरह इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर कभी ऑप्शनल में पूछने को आ जाए तो इस कानून को बंदोबस्त अधिनियम भी कहते हैं। बंदोबस्त कानून। अच्छा, इसके और भी कुछ नाम हैं, पूरे फैक्ट से समझते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। इस एक्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें काफ़ी, सुप्रीम कोर्ट की पावर या सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र था उसमें काफ़ी दखलंदाजी करी। तो इस एक्ट को जो 1781 का संशोधन अधिनियम है, इसको न्यायपालिका यानी बंगाल का जुडिशरी एक्ट भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर कभी पूछने को आ जाए तो ये ध्यान रखनी है। अब इस एक्ट के कुछ प्रावधान हैं, उन पर नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ प्रावधान। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको देखते हैं। अच्छा, पहला इसने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण काम इसने जो किया, सुप्रीम कोर्ट से ही शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल 1773 के एक्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, भारत में न्यायपालिका की तो स्थापना कर दी, गवर्नर जनरल की काउंसिल की भी स्थापना कर दी, लेकिन उनका जो अधिकार क्षेत्र था वो नहीं बांटा। उसने ये डिसाइड नहीं किया कि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के साथ में क्या कानून बना सकता है। उसने ये डिसाइड नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक, किस हद तक दखलंदाजी दे सकती है। तो इन चीज़ों को, इन जो खामियां थी, इनको दूर करने के लिए ही ये एक्ट आया था।
तो इसने सुप्रीम कोर्ट की जो 1773 के एक्ट में जो कमी रह गई थी उसको दूर किया और उसमें अब कुछ प्रावधान किए, जैसे कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा उठाया गया कोई भी कदम या उसकी गवर्नर जनरल या उसकी कार्यकारी परिषद कोई भी कार्य करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकती, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकती। अब वो सीधे के सीधे किसके प्रति उत्तरदायी हैं? वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो उनके ऊपर केस नहीं चल सकता। गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्यीय काउंसिल थी, काउंसिल के सदस्यों पर मुकदमा नहीं। इससे समझ में आता है कि अब गवर्नर जनरल को पहले की अपेक्षा ज़्यादा आज़ादी मिल गई। कि क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट यहीं पे है कलकत्ता में, थोड़ा भी कोई चीज़ हो रही है वो उठ के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। गवर्नर जनरल ने कोई डिसीजन लिया, ऐसे ही एक बड़ा फेमस केस हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल के खिलाफ जाया गया, लेकिन आखिर होता तो यही था कि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य कर रहे हैं वो लोग भी ब्रिटिशर्स हैं, गवर्नर जनरल भी ब्रिटिशर्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ झुकते ही थे। न्याय नहीं मिलता था भारतीयों को, लेकिन उनको न्यायपालिका में जाने का अधिकार मिल गया और गवर्नर जनरल के खिलाफ, ये अपने आप में गवर्नर जनरल को अपमानित महसूस करा रहा था कि लोग उसके खिलाफ न्यायपालिका जा रहे हैं। और यह ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश संसद से मनोनीत हुआ सदस्य है और वो भी उस टाइम पे जो इतना स्वतंत्र अधिकारी है। तो अब इस 1781 के सेटलमेंट एक्ट ने क्या किया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए अब कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा नहीं कर सकते। आपको करना है, आप सीधे ब्रिटिश संसद जाइए, वहाँ जाके मुकदमा कीजिए, वहाँ उन पर केस चलेगा। अब संसद उनके ऊपर कोई भी केस नहीं चला सकती। इसमें ही दूसरा क्या किया, दूसरा इसने किया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी पद पर रहते हुए किए गए कार्य जो कि सरकार द्वारा उसे सौंपा गया हो के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अब ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है और सरकार द्वारा किया गया कोई भी कार्य है। अब सरकार द्वारा क्या कार्य दिए जाते थे, भाई टैक्स वसूली करो, और टैक्स ये लोग किस तरह से वसूल करते थे, जो भी टैक्स वगैरह वसूल कर रहे थे किस तरह से वसूल कर रहे थे, गरीब लोग हैं, कर काफ़ी ऊंचे थे, बहुत ज़्यादा। उस अगर टाइम के हिसाब से देखें जो कर थे 1/3 हैं, आधे के कर हैं। खेती उस टाइम पर, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था वगैरह ऐसी कुछ थी नहीं आज के लेवल की, ना ही बीज वगैरह की ऐसी कोई क्रांति वगैरह आई थी, तो खेती स्तर काफ़ी निम्न था। खाली अपने लिए अपने भरण पोषण लायक ही खेती हो पा रही थी और उसमें से ये 1/3 का या फिर 1/2 का ये ले जाते थे। तो अब अगर किसान उसमें नहीं दे पा रहा है, अगर कोई आपदा आ जा रही है, अगर खेती पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है, तो ये टैक्स वसूल करने का इनका तरीका ये था कि या तो कोड़े मारो, उल्टा बिठाकर उनके पैरों के पीछे की साइड में ईंट वगैरह लगा कर बिठाते थे, कई कई दिन तक शौच नहीं जाने दिया करते थे। अब इस कार्य के लिए इनको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी पद पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं, सरकार का कार्य कर रहे हैं, तो इनको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ये व्यवस्था भी इस एक्ट ने, यानी 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था, इसने कर दी। यानी सरकारी कर्मचारियों को एक तरह से निरंकुश बनाने का जो कार्य किया वो किया इस 1781 के सेटलमेंट एक्ट ने। अब इसके बाद में एक जो तीसरा कार्य है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्य है, वो इसने ये किया,
अभी ध्यान रखना, हम अभी थोड़ा सा न्यायपालिका और उनकी जो अधिकारियों की पावर है उनके क्षेत्र में उनके जो हैं उसके लेकर बात कर रहे हैं। तीसरा कार्य किया कि गवर्नर जनरल जो है, क्या होता था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ये तय किया कि गवर्नर जनरल अपना कोई भी जो विनियमित या नियम बना रहे, विनियमन या नियम बना रहे हैं, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसको एक कॉपी देंगे। पहले एक काम कीजिए, आप इसको लिख लीजिए, मैं फिर इसको रफ करके ऊपर लिखता हूँ। ये जो तीसरा टॉपिक है, इसमें क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे वो कोई भी नियम या विनियम बना रहे हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना पड़ता था। अब इस एक्ट के द्वारा ये प्रावधान खत्म कर दिया। यानी तीसरी चीज है कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाए किसी भी नियम या विनियम को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने से मुक्ति। यानी अब गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी अधिनियम बनाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में उसकी कोई लिपि या कोई प्रतिलिपि नहीं देनी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति वो उसको लेकर कोई भी किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं है। साथ साथ ही इसमें एक और चीज की गई, नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को अब जो प्रांतीय न्यायालय हैं, जो जैसे मद्रास में है, बॉम्बे में है या अदर स्टेट जिन पर अब जो ब्रिटिश है उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, किसी भी प्रांतीय न्यायालय के विरुद्ध मामला सुनने का अधिकार आ गया। कि अब कोई भी प्रांतीय न्यायालय के विरुद्ध अगर कोई केस आ रहा है, कोई मुकदमा आ रहा है, तो अब उसका सुप्रीम कोर्ट में न जाकर उसकी जो सुनवाई है वो गवर्नर जनरल करेंगे। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो न्यायालयों के विरुद्ध है वो न्यायालय का जो सबसे हाईएस्ट स्टेज कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें कहा गया है कि गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट से भी जो प्रांतीय न्यायालय है अब उनके विरुद्ध जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, गवर्नर जनरल सुनेगा। तो इसे जरूर ध्यान रखना कि प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध मुकदमा सुनने का अधिकार किसको दिया भाई इसने? जैसा कि हम जानते हैं गवर्नर जनरल को। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसने एक और काम किया। क्या हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कुछ जैसे न्याय व्यवस्था दी गई। अब न्याय व्यवस्था दी गई तो उसमें ये था कि ब्रिटिश जो न्याय व्यवस्था है वो मॉडर्न न्याय व्यवस्था थी। जैसे कानून सबके लिए समान है, कहने को था भारत में, वास्तविकता में भारत में ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन कहने को फिर भी था कि कानून सबके लिए समान है। लेकिन क्या हुआ, भारत में जो कानून व्यवस्था थी वो धार्मिक रूप से थी कि हिंदुओं के रीति रिवाज थे पुराने और मुस्लिमों के अपने रीति रिवाज थे, और दोनों ही इन रीति रिवाजों को लेकर अपने कट्टर रूप में थे। थोड़ा सा कह सकते हैं, ये मैं किसी धर्म पे आक्षेप नहीं कर रहा, कि मुस्लिमों में जो रीति रिवाज थे वो उनको लेकर थोड़े से और ज़्यादा कट्टरता उसमें थे कि नहीं, हम जो हमारे कानून है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं झेल सकते। और यही लगभग यही स्थिति उस टाइम पे हिंदुओं में थी। और इसी वजह से सन्यासी विद्रोह, अच्छा सन्यासी विद्रोह का जिक्र हमको कहाँ मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है 1775 के समथिंग हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे,
और इसका जो जिक्र है वो मिलता है हमको आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसमें मिलता है हमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र। कई बार पूछा गया है ये सवाल। तो ऐसे जो धार्मिक विद्रोह हैं वो होने शुरू हुए, और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार एकदम से जागृत हो गई कि नहीं भाई, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि इन देशवासियों के जो धार्मिक मामले हैं उनमें हम हस्तक्षेप कर सकें। और इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया इस 1781 के बंदोबस्त एक्ट, सेटलमेंट एक्ट या फिर संशोधन अधिनियम में, कि जो भी अब कि हिंदुओं के जो मुकदमे हैं वो हिंदू रीति रिवाज से सुने जाएंगे, और मुस्लिमों के जो मुकदमे हैं वो मुस्लिम रीति रिवाज से सुने जाएंगे। यानी मुकदमा सुनने के लिए धार्मिक रीति रिवाजों का एक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को इस अधिनियम ने दे दिया। यानी हिंदू रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज, और मुस्लिम ये होंगे जी जो मुस्लिम रीति रिवाज। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर कभी पूछने को आ जाए कि किस एक्ट के द्वारा हिंदुओं के लिए हिंदू रीति रिवाज से मुकदमे सुनना और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम रीति रिवाज से मुकदमे सुनने का प्रावधान दिया गया, तो वो है 1781 का सेटलमेंट एक्ट, या फिर इसको हम बंदोबस्त अधिनियम से, बंदोबस्त एक्ट ऑफ 1781, या बंगाल का जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, संशोधन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इन चारों नामों का आप ध्यान रखना। इनमें से कोई भी ऑप्शनल के रूप में पूछा जा सकता है कि इस नाम से हम किस एक्ट को जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो इस एक्ट में 1781 का एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इसने गवर्नर जनरल और सरकारी जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको लगभग स्वायत्ता निरंकुशता दी। जो सुप्रीम कोर्ट था उस पर लगभग इसने, यानी सुप्रीम कोर्ट पर जो 1781 के सेटलमेंट एक्ट ने थोड़ा सा अंकुश लगाया, और धार्मिक जो न्यायपालिका है उसमें एक धार्मिक स्टेप जोड़ दिया कि अगर आप हिंदुओं के मुकदमे सुन रहे हैं तो हिंदू रीति रिवाजों को आप अपना सकते हैं, और मुस्लिमों के भी मुकदमे सुन रहे हैं तो मुस्लिम रीति रिवाजों को अपना सकते हैं। साथ साथ इसमें ये भी कर दिया कि जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है, अब बंगाल के साथ साथ में उड़ीसा, ध्यान रखना उड़ीसा उस टाइम पर एक अलग क्षेत्र था, कलकत्ता से अलग पड़ता था, खैर आज एक अलग राज्य है अपने आप में। तो उस वाले क्षेत्र के बिहार और उड़ीसा के भी जो मुकदमे हैं अब वो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं, और कलकत्ता के सभी व्यक्ति, चाहे वो ब्रिटिश हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मुकदमों की सुनवाई करा सकते हैं। तो इस एक्ट में इतना ही। इसके बाद में एक और कड़ी जो इससे जुड़ी हुई है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। अपने आप में काफ़ी मज़ेदार है। अकेला ऐसा एक्ट था जिसको लेके कभी ब्रिटिश में सरकार गिर गई, भारत में कानून को बनाने के लेकर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस सारी चीज़ों को हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।